आइए एक और एपिसोड मनी मैटर्स का आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। संजय मेहता फाइनेंशियल सर्विसेज के फाउंडर संजय मेहता इस वक्त हमारे साथ हैं और इस नए साल में अभी तक हमने आपको ये बताया था कि ये साल कितना रफ रहने वाला है आपके लिए, लेकिन हमें शायद या किसी को भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि रफनेस की शुरुआत साल के शुरू में ही इतनी तेज़ होगी। देखिए, उम्मीद तो हर किसी को थी कि बाजार सुधरना चाहिए, लेकिन अभी जो माहौल है उसके आधार पर यह गिरावट अपने आप में बहुत बड़ी गिरावट नहीं मानी जा सकती। कम से कम ये बात मैं आपको साबित करूंगा और इसके साथ साथ संजय जी से हम ये भी समझेंगे कि इस गिरावट के समय क्या हमें अपना धैर्य खोना चाहिए या जैसा कि संजय हमेशा कहते हैं कि गिरावट एक अपॉर्चुनिटी का मौका है। इस पर चर्चा शुरू करते हैं। संजय, स्वागत है आपका। संजय, अभी जिस हाल में रुपया है उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि हमारी परचेजिंग पावर भयानक गिरने वाली है। 86 के आसपास प्रति डॉलर रुपया पहुंच चुका है। 87 होने के आसार बहुत ज़्यादा हैं। 100 हमें लगता था कि एक आंकड़ा है जो रुपया कभी क्रॉस नहीं करेगा, लेकिन अभी जो रुपये में गिरावट है इसे आप कैसे देखते हैं? अजय, जब आप लॉन्गर ड्यूरेशन देखोगे तो अगेन इतना वो नहीं लगेगा कि बहुत शार्प है। हाँ, हुआ है बिकॉज पिछले 1-1.5 साल इतना ज़्यादा गिरावट नहीं आई थी। दूसरा, आप इसको इससे भी लिंक करिए कि हमारे यहाँ आरबीआई गवर्नर चेंज हुआ। चेंज होने के बाद लग ऐसा रहा है कि जो नए आरबीआई गवर्नर हैं वो एकदम इसको मैनेज नहीं करना चाह रहे। एंड आपने पीछे पढ़ा होगा कि नहीं, पिछले उसमें 1-1.5 महीने में ही लगभग कितना, आई थिंक 40 बिलियन वाज स्पेंड टू कंट्रोल इट। बट इन स्पाइट ऑफ दैट तो लग तो यही रहा है कि नए आरबीआई गवर्नर इसको बढ़ने देना चाह रहे हैं एंड इट विल फाइंड इट्स ओन लेवल। सो आई थिंक इट वेंट टू 86.7 तक भी शायद गया, फिर अब थोड़ा सा 1-2 दिन में रिकवरी भी हुआ है। बट अगेन यू नो, बोथ साइड डबल एज स्वॉर्ड है। इंपोर्ट्स हमारी महंगी हो जाती हैं, बट जो कंपनी जो हमारा आईटी एक्सपोर्ट और वो सब है वहां पे बेनिफिट भी आ जाता है। बिल्कुल। एंड यू कैन नॉट मैनिपुलेट इट। लेकिन अब इसमें जो एक सबसे बड़ी दिक्कत की बात उभर रही है कि अब धीरे धीरे तेल महंगा हो सकता है, ऐसी आशंकाएं बढ़ी हैं। तेल का महंगा होना हमारी अर्थव्यवस्था पर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट, हमारा इंपोर्ट बिल उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर आपके एक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कि 700 बिलियन के ऊपर पहुंच गया था, बहुत भयानक तरीके से घटता है। ये बाजार के सेंटिमेंट को कितना प्रभावित करता है? अभी तो इट्स अर्ली डेज की पेट्रोल में पिछले 2-3 दिन से ही थोड़ा बढ़ा है, बट उस साइड पे एक थोड़ी सी सिल्वर लाइनिंग ये भी है कि 1-2 दिन से लग रहा है कि इजराइल और गाजा स्ट्रिप पे अगर ट्रूस हो गया हमास के बीच में, सो प्रॉब्ली उससे थोड़ा सा बेटर भी हो सकता है। तो ये तो इवेंट विल हैव टू प्ले इटसेल्फ आउट। बट हाँ, अगर महंगा हुआ तो फर्क तो पड़ेगा। फर्क पड़ेगा, बाजार पर असर पड़ेगा। देखिए, अब ये हमें समझने की बात है, इसे ट्रंप इफेक्ट माना जा रहा है। 20 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति आधिकारिक तौर पर बन जाएंगे। उसके पहले गाजा स्ट्रिप को लेकर इजराइल और हमास के बीच में समझौते की बात आ रही है अभी, लेकिन हुआ व्यक्तिगत तौर पर कुछ भी नहीं है। लोगों को उम्मीदें हैं कि जो बंधक हैं वो रिहा हो जाएंगे, लेकिन अभी इससे बाजार बहुत स्टेबलाइज नहीं हुआ। बाजार इस बार पर भी स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध में कहीं कोई सूरत नहीं दिख रही। अमेरिका रूस से बात करने को तैयार है, लेकिन किस स्तर पर, कैसे, अभी इसके बारे में बातें तय नहीं है। संजय, एक और, जैसे हम तेल सेक्टर की बात कर रहे हैं, रशियन ऑयल इंपोर्ट्स हमारे लिए कम हो रहे हैं। कुछ एक कंपनियां जिन्होंने बहुत अच्छी कमाई की, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, रशियन ऑयल को इंपोर्ट करके उसे रीपैकेज करके यूरोपियन मार्केट्स में बेचना, अब इससे उनकी बॉटम लाइन भी इफेक्ट होगी। क्या बाजार अभी जो अपने शॉक्स हैं उसके लिए तैयार है या अभी और इतने झटके लेंगे कि हम झटका प्रूफ हो जाएंगे? देखिए, बाजार तो कभी भी नहीं चाहता कि मार्केट नीचे जाए, पर जब जाती है तो सहना तो पड़ता ही है। अब सडनली नया साल शुरू हुआ और एकदम से मार्केट्स ने अनफॉर्चुनेटली अपना नवंबर का भी बॉटम बीट कर दिया था। उस टाइम पे हम लगभग 73,700 सेंसेक्स का 300 का बॉटम आया था और इस बार तो हम 77 के नीचे चले गए थे। तो लेकिन अब आप देखो ना, पिछले 1-2 दिन में रिकवरी भी हुई है कुछ हद तक। सो घूम फिर के हम उसी लेवल पे वापस पहुंचे हुए हैं। तो थोड़ा बहुत तो रहेगा। देखो, 3 इवेंट्स हैव टू प्ले आउट अभी अगले 1 महीने में जी। एक तो ट्रम्प ट्रेड जिसे हम कह रहे हैं, एक हमारे क्यू थ्रू के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो कि अगेन इट्स अ मिक्स्ड बैग। टीसीएस का आया, एचसीएल का आया, अभी बाकी धीरे धीरे आ रहे हैं। एंड थर्ड इज द बजट।
अब जब तक ये तीनों इवेंट थोड़ा प्ले आउट नहीं करेंगे, मार्केट्स विल रिमेन वॉलेटाइल, ऊपर नीचे होता रहेगा। अब इसमें ऊपर नीचे में आपको याद होगा हमने अपना जो जनवरी का विशेषांक पूरा एनुअल आउटलुक जो सामने रखा था, उसमें यहीं से शुरुआत की थी कि भाई क्या ये साल ध्वस्त होने का साल है। तो अभी कुछ एस्टिमेट्स ऐसे आ रहे हैं कि निफ्टी तकरीबन 22,000 के आसपास जाके सेटल हो सकता है, या 22,500 के आसपास। सेंसेक्स 70,000 के आसपास सेटल हो सकता है, और उसके बाद रिबाउंड आएगा जहां से सेंसेक्स 90,000 तक जा सकता है, और निफ्टी 27,000 से 29,000 तक। देखिए उम्मीदें हैं और ये रेंज बहुत बड़ा है, लेकिन डर बहुत है। इस डर के माहौल को कैसे एड्रेस करना चाहिए? देखिए मार्केट का जो होना है वो तो होना ही है। आप अपना नज़रिया अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पे रखें, अपने गोल्स पे रखें, अपने फ्यूचर इन्वेस्टिंग, एंड ये तो आता रहेगा। लुक एट इस एज ए अपॉर्चुनिटी समझिए इसको। जब भी मार्केट 10-1% गिरता है, जो कि बहुत रेयर है, कभी कभी साल में एक बार ही आता है, बट कई बार होता है कि 5-5% भी गिरता है, तो ऐसे टाइम पे थोड़ा सा अगर आपके लिक्विडिटी है तो थोड़ी और इन्वेस्टिंग करें, उसी से आपका पोर्टफोलियो और जल्दी और बेहतर रहेगा। एंड बाकी ये तो ट्रेडर्स के लिए है, रोज मार्केट कहाँ जा रही है कहाँ आ रही है, लॉन्ग टर्म निवेशक को इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अब इसमें एक और बहुत फोकस्ड सवाल, और वो इसलिए मैं आपसे समझना चाहता हूँ क्योंकि एफएनओ को लेकर भारत में लोगों में उत्सुकता बहुत जागी थी, खास करके 2020 के बाद से। और एफएनओ सेक्टर में पैसे कमाने का चस्का लोगों को ऐसा लगा था कि जिसकी वजह से डीमैट इन्वेस्टिंग भी बहुत भयानक और तेज़ी से बढ़ रही थी। बीते 3 महीने का आंकड़ा ये बताता है कि डीमैट लिस्टिंग थोड़ी कम हुई है। एफएनओ ट्रेड पर जो सरकार ने कड़ी कदम उठाए हैं, लगाम लगाई है, उससे फ़र्क पड़ा है। ये जो एक इन्वेस्टर सेगमेंट है, अब ये तो बाज़ार से गायब होगा, क्या इसका असर बाज़ार पर पड़ेगा? देखिए मैं तो इस समझ का हूँ कि बहुत अच्छा किया गवर्नमेंट ने जो थोड़ा सा इस पे अंकुश लगाया, बिकॉज ऑनेस्टली अ लॉट ऑफ पीपल फॉर देम इट इज़ जस्ट गैम्बलिंग, दिस इज़ नॉट इन्वेस्टिंग। फ्यूचर एंड ऑप्शंस तो मतलब कहीं घर बर्बाद कर देता है। अभी जो सेबी ने डेटा निकाला था पीछे कि 92% ऑफ द पीपल लूज मनी इन फ्यूचर एंड ऑप्शन। नॉर्मली देखिए एज ए फाइनेंशियल एडवाइजरी फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है कि अपनी पोजीशन हेज करने के लिए, बट यहाँ पे तो प्योर गैम्बलिंग के हिसाब से चल रहा था। तो वो इन्वेस्टर क्लास नहीं है, दोज आर शेयर ट्रेडर्स। तो अच्छा है अगर इसमें से कम आएंगे, कम नुकसान होगा, एंड मे बी वो लोग भी ज़्यादा फोकस करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, जाहिर से बात है, बहुत अच्छी बात आप बता रहे हैं, लेकिन इस इन्वेस्टिंग के साथ ये आंकड़ा जो अभी हमारे स्क्रीन पर है, मैं अब इस पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। अभी कुंभ है, 40 करोड़ लोग कुंभ में इस बार पहुंचेंगे। बताइए 36 घंटे में 2.5 करोड़ लोगों ने डुबकी लगा ली। 2 लाख करोड़ के कारोबार की बात योगी जी कर रहे हैं, 13,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। लेकिन जब जब कुंभ होता है तो ये डेटा बता रहा है कि जैसे ही कुंभ होता है वैसे ही मार्केट गोता खाने लगता है, मार्केट भी डुबकी लगा लेता है। आप देखिए उज्जैन में 2004 में कुंभ हुआ, मार्केट 1% गिरा। हरिद्वार में जनवरी 10 में कुंभ हुआ, 16% गिर गया। प्रयागराज 2013 ऑलमोस्ट 2%। फिर चलिए 2016 में चलते हैं, 2%। हरिद्वार में 21 में 28%। भाई इस बार क्या होगा? इस बार क्या हम लोग कोई भयानक कुंभ की डुबकी देखने वाले हैं बाजार में? देखिए ये तो स्टैटिस्टिक्स है, बट ये है, सही आप कह रहे हैं कि कुंभ इज़ ए गुड अपॉर्चुनिटी, वो जो वहाँ पे स्टेट के बिजनेस सब में बढ़िया रहेगा। इट इज़ आफ्टर ऑल दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा इवेंट है। और ये जो आप डेटा दे रहे हैं उसका अगला भी तो देखिए ना कि उसके 6 महीने के बाद मार्केट ऊपर भी तो गई है, और एवरेज 8% ऊपर गई है। जी। तो ये तो स्टैट्स है, बट मुझे लगता नहीं इन दोनों में कोई एक्चुअल में लिंकेज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ये उम्मीद करें कि 6 महीने के बाद 8-9% मार्केट बढ़ सकता है, तो भाई निवेश करने के लिए तैयार रहिए। पहले कुंभ में डुबकी लगाइए, गिरता हुआ मार्केट देखिए, पैसे जो बचा कर रखे हैं उसको मार्केट में लगाइए और फिर पैसे कमाइए। खैर, इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी जो सेंटिमेंट है, इस सेंटिमेंट में बहुत सारे सेक्टर्स को लेकर भी एप्रीहेंशंस हैं। उम्मीद की जा रही थी कि फार्मा सेक्टर बहुत अच्छा करेगा, हमने इस पर डिस्कशन भी आपसे किया था, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि फार्मा का आउटलुक शायद उतना अच्छा नहीं हो सकता।
एफएमसीजी के आउटलुक को लेकर भी पॉजिटिविटी थोड़ी कम ही दिखाई दे रही है। इस सब के बीच में रियलिटी सेक्टर का एक ज़बरदस्त बूम है, और अभी हमने वो खबर भी देखी है अडानी एमआर वाली। तो ये रियल स्टेट को लेकर जो इतनी उत्सुकता है, क्या ये इसके पैर ज़मीन पर हैं या ये एक बबल है? देखिए, बबल तो नहीं मैं कहूँगा इसको, बट ये एक है जो रैली प्ले आउट करके अपने पीक की तरफ लग रही है। पिछले 2 साल में करीब करीब सब जगह पे अगर हम देखें तो रेट्स बहुत बहुत बढ़ गए हैं, लेकिन अब वही आप थोड़ा पीछे जाएं 2013-14 से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको भी पता है 6-7 साल 8 साल मार्केट्स ने, रियल एस्टेट मार्केट ने कुछ किया ही नहीं। तो ये वही कैचअप गेम चल रही है, और कैचअप है तो इस वक्त मुझे तो लगता है बहुत पीक पे है। यहाँ से इस स्पीड से तो बढ़ ही नहीं सकते, अगर बढ़ाव आएगा तो बहुत धीरे धीरे आएगा। रही बात दूसरे सेक्टर्स की, जैसे फार्मा है मुझे लगता है अभी भी प्ले है उसमें। देन आईटी में आपका, अब लेट्स सी ये एआई वाला हाउ डज इट प्ले आउट जी, वो इंडिया के लिए बहुत स्केरी भी है और बहुत अपॉर्चुनिटी भी है। अगर हम लोग उसमें कुछ कैप्चर कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, बट अगर एआई स्टार्ट्स रिप्लेसिंग हमारे कोडर्स तो लॉन्ग टर्म में वो भी है। और बाकी देखिए, इस साल थोड़ा सा लार्ज कैप्स का रहेगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, बिकॉज अब जब निवेश बाहर से वापस आएगा तो काफ़ी हद तक वो उन्हीं जगह पे जाएगा वहाँ पे उनको वैल्यूएशन कंफर्ट मिलेगा। निवेश जो बाहर से आएगा, एफआईआईज लगातार भारतीय बाजार से पैसा निकालते चले जा रहे हैं, और आमतौर पे जो सेंटिमेंट है वो यही कहता है कि निफ्टी 22,500 के पास सही वैल्यूएशन होगा, 70-71 हज़ार सेंसेक्स सही वैल्यूएशन होगा। इतना गिरने के बाद क्या वैल्यूएशन वाकई में सही होगा और विदेशी पैसा भारत में आएगा, या आपको लगता है कि सेंटिमेंट और कमज़ोर होगा? क्योंकि इंटरनेशनल इवेंट्स, खास करके जो बॉन्ड यील्ड्स और बाकी सारी चीज़ें हैं, वो बाज़ार का पैसा अपनी तरफ ज़्यादा खींच रहे हैं। आपने आखिर में एकदम सही वो निचोड़ निकाला कि ये जो बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही हैं यूएस में, अब वहाँ पे 20 ईयर यील्ड अभी लगभग 2-3 दिन पहले 5.5% हो गई थी। तो इसीलिए कुछ हद तक शायद इसलिए भी थोड़ा पैसा यहाँ से जाके वहाँ जा रहा है, क्योंकि वो 5.5% एकदम शॉर्ट उनके लिए सेफ पैसा, और उसमें डीवैल्यूएशन का भी कोई इशू नहीं आता, डॉलर ट्रेड है तो थोड़ा बहुत उसलिए जा ही रहा है। बाकी अगर आप देखिए फॉरेन इंस्टीट्यूशन पैसा निकाल रही है, उनकी अपनी वजह है। उनको लग रहा है ट्रंप मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन से हो सकता है वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी आ रही हो, बट ये पूरा पैसा नहीं निकलेगा। और एक और आपको मैं इसमें चीज़ बताना चाहूँगा, पिछले साल में अगर आप नेट निकालें जी, तो एक्चुअली पैसा बराबर है। अब आप पूछो कैसे, आपको जो सेल्स दिख रही है वो आपको सेकेंडरी मार्केट की सेल दिख रही है, बट उसके अगेंस्ट जो आईपीओ क्यूआईपी जो स्टार्टअप्स में पैसा जा रहा है वो भी करीब करीब उतना ही रहा है। तो लास्ट ईयर नेट कोई बहुत ज़्यादा पैसा निकला नहीं है, मे बी रोटेट हुआ है। यानी कि सेक्टोरल चेंज आप इसे कह सकते हैं। लोगों ने अपने एसेट एलोकेशन को, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने एसेट एलोकेटर संजय मेहता का इस्तेमाल किया है और अपने हिसाब से चीज़ें चेंज की है। एसेट एलोकेटर पे हम लगातार चर्चा करते रहते हैं, लेकिन उसी से एक बात बाहर निकल कर आती है संजय, हम जो हाइब्रिड फंड्स और उसके साथ साथ जो अभी बैलेंस्ड फंड्स की बात करते हैं, जो आपको एक तरह से एक श्योर फुटिंग ग्राउंड देता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के तौर पे। इस डेटा को ज़रा हमें आप समझाइए कि हम इसे किस तरीके से देखें और इसके आधार पर क्या प्लानिंग होनी चाहिए। देखिए, हाइब्रिड फंड्स इज नॉर्मली फॉर मेनली मेंट फॉर सीनियर सिटीजन, या वो लोग जो कि ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि इक्विटी में इन्वेस्ट करना रिस्की तो रहता ही है, इट इज़ ऑलवेज वेरी वॉलेटाइल। हाइब्रिड उस हिसाब से थोड़ा सा कम रिटर्न्स भी देगा, लेकिन जब गिरते हैं तो कोई ज़्यादा गिरते नहीं है। ये जो डेटा आपने निकाला है ये बेसिकली डिफरेंट कैटेगरीज है जी। जैसे सबसे सेफ हम मानते हैं कंजर्वेटिव हाइब्रिड या इक्विटी सेविंग्स, जहाँ के कि 10 से लेकर 30% इक्विटी रहता है, बाकी वो लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स में और थोड़ा आर्बिट्राज। उसी में फिर आगे बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी है, जहाँ पे कि फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि अगर उसको लगता है मार्केट बहुत तेज है तो वो उसमें इक्विटी परसेंटेज नीचे लाके 30-40% कर देता है। उसको लगता है कि मार्केट काफ़ी करेक्ट हो गई है, यहाँ से ऊपर जाने की संभावना है, तो वो उसको 70-80% तक भी ले जा सकता है। फिर आपकी आती है एक मल्टी एसेट, जिसमें कि इक्विटी, डेट, गोल्ड, इवन सिल्वर, किसी किसी जगह फंड में इवन रियल एस्टेट में डाल सकती है। तो ये सारी कैटेगरीज है।
इनमें सबसे बड़ा एडवांटेज जो है इनका टैक्सेशन एंगल। नॉर्मल जैसे हम इसको कंपैरिजन लेते हैं एफडी वगैरह किसी से, तो एफडी आपकी इनकम स्लैब में आती है जो कि नॉर्मली 30% प्लस में ही ज़्यादातर लोग हैं। जी जी। बट यहाँ पे इन फंड्स में क्योंकि ये लोग थोड़ा आर्बिट्राज यूज करके सेफ्टी लेते हुए भी ये लोग इक्विटी के टैक्सेशन में आते हैं, जिसका मतलब हुआ कि 1 साल के बाद अगर आपने एफडी की है जो सीनियर सिटीजन 8.2, वो आपको 30% अगर आपकी स्लैब है यहाँ पे, लेकिन आपको सिर्फ 12.5% का इक्विटी का पड़ेगा। तो इससे ये बहुत अट्रैक्टिव हो जाती है और आजकल हर पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ फीसदी इसमें इन्वेस्ट करना जरूरी है, या एक तरह से समझदारी का एक मामला है। अब इसमें एक जो इसमें फंड है मल्टी एसेट एलोकेशन, 1 साल का देखिए तो 15% का रिटर्न है, 5 साल का देखिए तो 17.5% के आसपास है, और जब अग्रेसिव हाइब्रिड की बात करते हैं तो 15.5% से आसपास 1 साल से 5 साल के बीच का रिटर्न है। मुझे इन दोनों एसेट क्लासेस के बारे में समझाइए ताकि हमारा दर्शक ये समझ सके कि एफडी में सीनियर सिटीजन बेस्ट के सिनेरियो 9% कमा सकते हैं अगर वो कॉर्पोरेट एफडीज में इन्वेस्ट करते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो स्कीम है उसमें 8.2 ही है। 9% से ज़्यादा आप नहीं कमा सकते, और उसमें आप 20% से 30% तो आप सरकार को टैक्स दे देंगे। यहाँ 12.5% देना है और रिटर्न ऑलमोस्ट डबल के आसपास है। तो ये दोनों फंड्स की थोड़ी जानकारी हमें दें और ये बताएं कि इसमें क्या फ़ायदे हैं और क्या आपके हिसाब से ये दोनों फंड्स एक 60 साल के व्यक्ति के लिए, 50 साल 60 साल के व्यक्ति के लिए अच्छे फंड्स हैं जिसमें वो इन्वेस्ट करके निश्चिंत रह सकते हैं। देखिए एग्रेसिव हाइब्रिड का मतलब है कि उसमें इक्विटी परसेंटेज हमेशा 65 के ऊपर रखेंगे। सो मे बी उसकी जगह वी वुड बी मोर कंफर्टेबल कि सीनियर सिटीजन वगैरह इक्विटी सेविंग्स देखें यहाँ पे कि नॉर्मली 30-35% से ऊपर इक्विटी नहीं जाता है जी। और मल्टी एसेट इज अ वेरी गुड थिंग। होता क्या है कि अगर आपको 1 या 2 फंड में ही करना है तो आप 1-2 मल्टी एसेट या 1 आध इक्विटी सेविंग्स डाल के आपका पोर्टफोलियो हो जाता है। फिर आपको प्योर इक्विटी या उधर डालने की जरूरत नहीं है, साथ में एक बैलेंस एडवांटेज डाल दो, 4 फंड में आपका पोर्टफोलियो खत्म। डेट भी हो गया इसके अंदर, गोल्ड भी हो गया, सारे एसेट क्लासेस कवर हो गए हैं। जो कि नॉर्मली लोग इक्विटी फंड्स अलग लेते हैं, डेट अलग लेते हैं, एफडी अलग लेते हैं। तो उस हिसाब से है ये जो 5 साल का रिटर्न है अभी बहुत ज्यादा दिख रहा है। आप 10 साल पे जाए तो फिर वही मीन आ जाती है 11-12% के ये रिटर्न्स है। जी चलिए, लेकिन कम से कम ये आपके एक एफडी के मुकाबले काफ़ी बेहतर है। अब जब हम सीनियर सिटीजन्स की बात कर रहे हैं तो एक और आंकड़ा है, और ये कुछ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे, आप इस स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको ये भी इसका पूरा अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन ये जो पोस्ट ऑफिस रिटर्न्स हैं जिसको लेकर हमारे देश में खास करके लोगों में बहुत उत्सुकता होती है, खास करके जब आप स्मॉल सेविंग स्कीम्स की बात करते हैं और रिमोट एरियाज़ या फिर बी क्लास या सी क्लास सिटीज़ की बात करते हैं, वहाँ पे पोस्ट ऑफिस का एक बहुत अपना एक प्रभुत्व है, लोगों का एक जुड़ाव है। बेस्ट के सिनेरियो रिटर्न्स वहाँ पे 7.1-7.2% है, इससे ज़्यादा है नहीं। लेकिन क्या ये सिक्योरिटी है जो लोगों को वहाँ ड्राइव करता है, और क्या आप एडवाइस करेंगे कि उसमें 10-15% या उससे ज़्यादा का पोर्टफोलियो लोगों का होना चाहिए? देखिए एक तो मुझे लगता है अभी भी अगर आप रूरल बेल्ट में और उस एरिया में जाएंगे तो मे बी एक्सेसिबिलिटी अभी भी है पोस्ट ऑफिस की, प्रॉबेबली बैंक्स से ज़्यादा है। बट आजकल मुझे लग रहा है एसबीआई की ब्रांचेस सब जगह ही है। सो एफडीज में हम लोग ये कहते हैं कि एक अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो आप सबसे पहले तो अपना सीनियर सिटीजन स्कीम को जो जिसमें 30 लाख अलाउड है उतना अपना पहले पूरा करें, और ये 30 लाख हस्बैंड का अलग अलाउड है, वाइफ का अलग अलाउड है। तो एज ए सीनियर सिटीजन आप 60 लाख तो यही डाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको 8.2 मिल रहा है कंपेयर टू पोस्ट ऑफिस का 7.1। फिर आपके पास पीपीएफ ऑप्शन भी है, जो भी है तो 7.1, बट वो 7.1 टैक्स फ्री है जी। और फिर अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, सुकन्या समृद्धि गर्ल चाइल्ड के लिए इज वन ऑफ द बेस्ट स्कीम्स। उसमें आपको पीपीएफ से भी ज़्यादा मिलेगा और लड़की के भविष्य के लिए आप शुरू से ही प्लानिंग कर सकते हैं जी। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट पोस्ट ऑफिस से बेटर तो ये वाली स्कीम्स लगती है मुझे। पोस्ट ऑफिस एक्सेसिबिलिटी है, ज़्यादा आसान है वहाँ पहुँचना, लेकिन आज की डेट में पोस्ट ऑफिस के रिटर्न्स दरअसल कहीं भी मैटर बहुत कर नहीं रहे हैं। और अगर आप पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट्स की बात देखें तो वो एनएसएस जो स्कीम थी
उसके ऊपर भी अब सरकार ने इंटरेस्ट देना बंद कर दिया है। बिल्कुल एनएसएस पे बंद कर दिया। फिर जो एक बड़ी घोषणा हुई थी कि जो एनआरआईज के जिनके कि पुराने खुले हुए थे पीपीएफ, जी 1 अक्टूबर से उसमें भी इंटरेस्ट देना बंद कर दिया। जी। तो सरकार चाहती है कि आओ अपने पीपीएफ अकाउंट बंद करो, बिकॉज सरकार को लग रहा है कि वो ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है। तो कुल मिलाकर आपके पास इन्वेस्टमेंट्स के अपॉर्चुनिटीज कम होते चले जा रहे हैं, इसलिए सोच समझकर निवेश पर करें। थोड़ा सा बस एक छोटी सी लाइन बिल्कुल, मैं please। इंटरप्ट कर रहा हूँ कि अब दूसरी तरफ आप ये भी देखो ना कि आपको म्यूचुअल फंड्स की तरफ, म्यूचुअल फंड सही है जो कैंपेन चल रही है, और अब देखिए इतना उसमें ईज कर दिया है कि एक तो आप ऑनलाइन वगैरह सब कुछ कर सकते हैं, और आप यकीन मानो 100 रुपए से आप SIP शुरू कर सकते हो मंथली। सो वहां पे भी आ रहा है, बस वही है कि थोड़ा सा नजरिया बदलाव आना पड़ेगा और थोड़ा सा लोगों को उस तरफ जाना चाहिए जो कि जा रहे हैं। हालांकि ये अभी भी सेविंग्स के नाम पर लोग बहुत सारी पुरानी ट्रेडिशनल थॉट को लेकर चलते हैं। हम अभी अपना एपिसोड यहीं पर आज ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन देखिए मूल बात क्या है, जब तक आप अपने आप को प्लान नहीं करेंगे, अपना स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, अपनी रिक्वायरमेंट्स नहीं समझेंगे, जो संजय लगातार अपने हर एपिसोड में इस पर जोर देते हैं, यकीन मानिए आप अपने आप को एक बेहतर आर्थिक स्थिति में नहीं पाएंगे। इसलिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, और ज़रूरी है कि आपके पास कोई ना कोई ऐसा कंसल्टेंट हो या कोई ना कोई ऐसा मशवरा देने वाला हो जो आपकी तरफ से आपके निवेश के बारे में सोचे। इसलिए ध्यान दीजिए, अच्छा निवेश कीजिए, गिरते बाजार को अपॉर्चुनिटी समझिए और निवेश करके पैसा कमाते रहिए।